नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट को, यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952। ये 1952 का एक्ट है, 1952 का अधिनियम है। तो इसमें क्या क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, ये डिस्कस करते हैं। यह एक केंद्रीय कानून है, यानी कि सेंट्रल कानून है। इसकी विशेषता क्या है, ये सेंट्रल कानून है, यानी कि इसे संसद में पास किया गया है, संसद के अंदर पास किया गया। संसद में जैसे जो दो सदन होते हैं, संसद के सदन जैसे लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों से पारित होने के बाद ये प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाता है और उसके बाद ये कानून का रूप धारण करता है। ये किसी एक्ट को पास करने की प्रक्रिया है कि ये एक्ट बनता कैसे है। ये शुरू में आता है बिल के रूप में, बिल यानी कि विधेयक के फॉर्म में। ये लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में आया, दोनों जगह से पास होता है, तब ये प्रेसिडेंट के पास जाता है तीसरे चरण में, वहां उनका ये मिलता है कंसेंट। उसके बाद ये जाके ये जो बिल है वो एक्ट में बदल जाता है। जब तक ये तीनों प्रक्रियाएं नहीं होती है तब तक उसे बिल कहते हैं, और ये जब सारी चीजें हो जाती हैं तो उसे एक्ट कहा जाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यह एक सेंट्रल एक्ट है, जिसे भारत सरकार ने कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया। अगर सवाल में पूछा जाता है कि ये मतलब किस सरकार का है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, केंद्रीय कानून है, ये संसद में पास हुआ है, और ये कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए किया गया है। कर्मचारी केंद्र सरकार ने इसे पास किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके अधीन आने वाले संस्थाओं के लिए, ये राज्य सरकार पर भी उसी तरीके से एप्लीकेबल होता है। तो चलिए अगली स्लाइड में हम देते हैं यह अधिनियम क्या है। इस अधिनियम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। पिछली स्लाइड में भी हमने कुछ जाना है और भी आगे इसे जानते हैं। यह अधिनियम उन संस्थाओं और कंपनियों पर लागू होता है जिसमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ये किन संस्थाओं पर लागू होगा? ये संस्थाएं जो है वो प्राइवेट संस्थाएं भी हो सकती है, और ये सरकार की अपनी जो संस्थाएं हैं उसके अंदर भी ये नियम लागू होते हैं। ये अधिनियम जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है, ये प्राइवेट संस्थान में भी है और गवर्नमेंट के जो संस्थान है, यानी कि सरकारी जो कर्मचारी हैं उन पर भी ये लागू होता है। कंडीशन क्या है कि उस संस्थान पर 20 या उससे अधिक कर्मचारी होने चाहिए, 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत होने चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखते हैं। यह कि कामकाजी कर्मचारियों के भविष्य को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, खासकर जब लोगों का रिटायरमेंट होता है, विकलांगता की स्थिति आ जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इन तीन परिस्थितियों में ये जो पैसा होता है पीएफ में जमा होता है, पीएफ या पीपीएफ, इसमें जो पैसा जमा होता है ये उस स्थिति में काम में आता है। तो ये अधिनियम है, ये कौन सा किस पर लागू होगा? 20 से अधिक, जो जहां लोग काम करते हैं, 20 या उससे अधिक लोग जहां काम करते हैं। ये प्राइवेट में भी काम करता है और गवर्नमेंट में भी काम करता है। ये दो चीजें निकल कर आ रही है। पहला चीज 20 या उससे अधिक, दूसरा चीज है कि ये प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए होता है। और ऑब्जेक्टिव में आता है कि कामकाजी जो कर्मचारी हैं उनके लिए ये फाइनेंशियल सुरक्षा देता है। किस स्थिति में? रिटायरमेंट के टाइम आपको सुरक्षा मिलेगा, विकलांगता यदि हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इस अधिनियम की मुख्य बातें देखते हैं। पहला जो है ये ईपीएफ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से वेतन का एक हिस्सा भविष्य निधि खाते में जमा होता है। यह पैसा कर्मचारियों के रिटायरमेंट के टाइम काम में आता है। दूसरा जो योजना है वो ईपीएस है, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। ये पेंशन को सुरक्षित करता है, इसमें पेंशन दिया जाता है। ईडीएलआई, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस। इसके तहत कर्मचारियों की मृत्यु की स्थिति में उनके परिवार को बीमा की राशि दी जाती है। जनरली ये कर्मचारियों से, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, उन कर्मचारियों से 60 रुपये या 90 रुपये, 30 रुपये, इस तरीके की राशि उनके ग्रेड के अनुसार काटी जाती है, और ये जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में ये जमा होता है। तो ये जो स्कीम है लिंक्ड इंश्योरेंस, ये यही है। तो इस स्थिति में जब अगर सेवा काल के दौरान उसकी मृत्यु होती है कर्मचारी की, तो इंश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो उसको दिया जाता है, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, डिपेंडेंट जो भी हैं। और यदि मृत्यु नहीं होती है सेवा काल के दौरान, तो उसका जो भी विथ इंटरेस्ट विथ
विथ इंटरेस्ट उसको वापस कर दिया जाता है, वो 20,000 हो, 25,000 हो, 15,000 हो, जो भी हो। ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यह संगठन इस योजनाओं का प्रबंधन करता है। प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट। ये जो संगठन है वही इसका मैनेजमेंट करता है। यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये पीपीएफ से जुड़ा हुआ एक नया स्कीम है और ये बेहतर है लोगों के लिए। इसमें देखते हैं क्या होता है। यह एक यूनिक खाता संख्या है जिसे कर्मचारी अलग अलग स्थानों में नौकरी बदलने पर पीएफ लिंक कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि कोई कंपनी ए है, इसके अंदर कोई काम करने वाला बंदा है, उसके पीएफ खाते में 5,000 जमा है, फिर वो दूसरी कंपनी में जाता है, बी कंपनी में, तो ये जो 5,000 है ये इस पीएफ अकाउंट से ये विड्रॉ कर लेता था, विड्रॉ करता था, और बी कंपनी में ये फिर से पीपीएफ का एक अकाउंट खोलता था। तो ये अकाउंट, ये 5,000 विड्रॉ हो जाता था। अब क्या है, यूएन नंबर आने से ये इसमें शिफ्ट हो जाएगा, इसमें 5,000 पहले से आ जाएगा पिछली कंपनी का, और उसके बाद यहाँ 10,000 जमा हुआ, तो ये 15,000 जब सी कंपनी में ये जाएगा तो इसके अकाउंट में ये 15,000 रुपए इसके पीएफ अकाउंट में होंगे। यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, ये स्विच होता जाएगा। जिस कंपनी में आप स्विच करेंगे, जिस नई कंपनी में जाएंगे, वहां पर ही आपका पैसा जो है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होता चला जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट क्या है। कर्मचारियों के लिए बचत की आदत बनाना। आपका सैलरी अगर 50,000 है तो इसका 10% यानी कि 5,000 हर महीना कट जाता है पीएफ में, तो इस स्थिति में आप इसे कटवाते जाएंगे। लेकिन यही चीज अगर कंपलसरी ना हो तो अपना कटवाएं। इसलिए एक तरीके से बचत की आदत भी बन जाती है, रिटायरमेंट के समय आर्थिक सहारा भी मिल जाता है, और मृत्यु विकलांगता की स्थिति में परिवार को सहायता, नियोक्ता को जिम्मेदार बनाना। और एक मतलब इसमें जो नहीं लिखा गया, लिखा नहीं जाता, और यह है कि सरकार के पास कुछ पैसे भी जमा हो जाते हैं, जिससे सरकार उस पैसे का अपना कुछ उपयोग कर सकती है, और बाद में उसको तो बाद में देना है, जब देना है दिया जाएगा, लेकिन उस समय सरकार के पास भी वो पैसा हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम जो है, इसके सारे सेक्शन को एक एक करके हम देखते हैं। जो बेसिक बातें थी वो क्लियर हो चुके हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ये किस पर लागू होता है, कैसे होता है, किस तरीके की स्कीम से चलाता है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस जो प्रोविजंस हैं इसके 1952, इसे देखते हैं। तो ये आप नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी यूट्यूब चैनल है, इसे आप सर्च करेंगे यूट्यूब के अंदर, और हमारा लोगो जैसे मिलेगा आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव को एक बार फिर से देखने का प्रयास करते हैं। क्या है, कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा, यानी कि सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी ये कैसे होगा, आपका पैसा डिपॉजिट होगा, जमा होगा, आपके पास पैसा होगा, सामाजिक सुरक्षा मिल जाएगी। निश्चित तौर पर पैसा नहीं है तो समाज में सुरक्षा नहीं है, मतलब समाज में इज्जत नहीं है। रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सहायता, जैसे आप 60 के हो जाएंगे तो आपको पीपीएफ में मान लेते हैं, या पीएफ जो भी आप इसे कहें, पीएफ से आपको 10 लाख रुपया मिल गया, तो आर्थिक सहायता मिल गया, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं कि परिवार को भी कुछ पैसा वैसा मिल जाएगा तो सुरक्षित रहेगा। इस अधिनियम का दायरा देखते हैं, यानी कि इसके जो लिमिटेशन है, लिमिटेशंस ऑफ दिस एक्ट, ये क्या क्या लिमिटेशंस है। यह अधिनियम जो है पूरे भारत में यानी कि पैन इंडिया लागू होता है। पैन इंडिया यानी कि होल ऑफ इंडिया जो आप कहना चाहें। 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों पर लागू होता है। जो भी कंपनी है वहां पर 20 कर्मचारी होने चाहिए मिनिमम, या उससे अधिक। कुछ विशेष मामलों में कम कर्मचारियों की स्थिति में भी ये लागू होगा। चाहे मान के चलिए कि कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पर 10 भी है तो भी ये लागू होगा, संस्थाओं पर भी लागू किया जा सकता है। मुख्य योजना है, इसके अंदर जो स्कीम्स है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भविष्य निधि योजना, ईपीएफ, ईपीएस यानी कि पेंशन का स्कीम है, ये लिंक्ड लिंक्ड इंश्योरेंस, ये हम पहले देख चुके हैं। ये पेंशन का स्कीम है, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो पीपीएफ या पीएफ है,
वो इसका मूल स्वरूप है। सेक्शन वाइज हम देखते हैं कि एक एक सेक्शन में किस सेक्शन में क्या लिखा है, कहाँ क्या प्रोविजन किए गए हैं। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे सेक्शन 1 टू सेक्शन 6। तो सबसे पहले सेक्शन 1 की ओर चलते हैं। सेक्शन 1 क्या कहता है? संक्षिप्त नाम बताता है, विस्तार बताता है और इसका प्रारंभ बताता है। आप कोई भी एक्ट पढ़ लीजिए, जितने भी एक्ट हैं सबके अंदर क्या होता है कि सेक्शन 1 जो होता है वो संक्षिप्त नाम यानी कि शॉर्ट नेम बताता है, विस्तार बताता है यानी कि उसका एक्सटेंड बताता है, और प्रारंभ यानी कि वो प्रवृत्त होने की तिथि को बताता है, लागू कब से होगा। दूसरा सेक्शन में हर हर एक्ट में आपको परिभाषा मिलेगा, उसी तरीके से इसमें भी परिभाषाएं दी गई है। इस परिभाषा में आपको नियोक्ता कौन होगा, कर्मचारी कौन होगा, पेंशन किसे कहेंगे, इस तरीके की कुछ परिभाषाएं दी गई है। जो भी चीजें सबको इसमें डिफाइन किया गया। सेक्शन 3 में अधिनियम के प्रावधानों का विस्तार किया गया है। इसके जो प्रोविजंस हैं उसको बताया गया, प्रोविजंस को इसमें बताया गया है। सेक्शन 4 जो है वो केंद्रीय बोर्ड की स्थापना के बारे में बताना है, यानी कि सेंट्रल बोर्ड की बात ये करता है। सेक्शन 5 जो है भविष्य निधि योजना की योजना और अधिसूचना यानी कि इसकी नोटिफिकेशन की बात करता है, नोटिफिकेशन के संदर्भ में ये बात करता है। सेक्शन 6 जो है वो अंशदान यानी कि कंट्रीब्यूशन की बात करता है। कंट्रीब्यूशन अब किसका किसका होता है? दो लोगों का कंट्रीब्यूशन इसमें होता है। हम ये दो लोग देखते हैं, तो दो लोग में कौन होता है? सबसे पहले तो एम्प्लॉई होगा जो काम कर रहा है, जाहिर सी बात है वो अपना कंट्रीब्यूशन देगा ही। उसके पश्चात जो है एम्प्लॉयर, जो कर्मचारी नियोक्ता है, ये नियोक्ता और ये कर्मचारी, ये दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन के बारे में कौन बताएगा? सेक्शन 6 बताएगा कि कंट्रीब्यूशन जो होगा ये किस आधार पर होगा, या कंट्रीब्यूशन को बढ़ाने और घटाने के लिए भी क्या किया जा सकता है, ये बताता है सेक्शन 6। सेक्शन 7 टू 10 हम इसमें देखते हैं। सेक्शन 7A ये बताता है निर्धारण की शक्ति। ये निर्धारण क्या निर्धारण किया जा रहा है? इसका जो अमाउंट होगा उसका निर्धारण करने की बात की गई है। तो इसका निर्धारण का शक्ति किसे होगा, ये सेक्शन 7A बताता है। सेक्शन 7B बताता है इस पर पुनर्विचार यानी कि रिव्यू रिव्यू के बारे में ये बताता है। सेक्शन 7C पुनर्विचार का आदेश, ये रिव्यू ऑर्डर के बारे में बात करता है, रिव्यू ऑर्डर के बारे में ये बात करता है। सेक्शन 7D से लेकर 7Q तक अपील व ब्याज संबंधी प्रावधान किए गए, यानी कि पीपीएफ के अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है, ये इंटरेस्ट का भी इसमें प्रावधान किया गया है। और इंटरेस्ट अगर ना मिला या किसी और तरह की परेशानी आई तो अपील आप कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, ये प्रक्रिया भी सेक्शन 7D से लेके Q तक को आपको दिया गया है। सेक्शन 8 आपको बताता है अंशदान की वसूली, यानी कि जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसकी वसूली के संदर्भ में सेक्शन 8 बताता है। सेक्शन 9 कहता है निधियों की सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी ऑफ फंड्स, जो भी पैसे जमा है वो निश्चित तौर पर कर्मी को मिलेंगे, ये सेक्शन 9 बताता है। सेक्शन 11 से सेक्शन 15, सेक्शन 11 कहता है प्राथमिकता पर देनदार। सेक्शन 12 श्रमिकों को अधिकारों की सुरक्षा। श्रमिक यानी कि यहाँ पर जो एम्प्लॉई है वो श्रमिक है, इनके अधिकारों को सुरक्षित करना, यानी कि राइट्स ऑफ एम्प्लॉई, इसको आपको क्या करना है, इसको सुरक्षित रखना। सेक्शन 13 जो है वो बताता है योजनाओं के नियम, यानी कि रूल्स ऑफ स्कीम, योजनाओं के नियम की बात करता है। सेक्शन 14 दंडात्मक प्रावधान करते हैं, इसमें जेल या जुर्माना, इसमें जो भी फाइन होगा वो डिसाइड करता है सेक्शन 14। सेक्शन 14A से लेकर 14C तक कंपनियों के अधिकारियों के उत्तरदायित्व दिए गए हैं, यानी कि इनके जो लायबिलिटीज हैं उनके बारे में सेक्शन 14A से सेक्शन 14C तक बताया गया है। सेक्शन 15 टू 22 इस स्लाइड में हम देखेंगे। तो यहाँ पर सेक्शन 15 क्या कहता है, निधियों की स्थापना। निधि से क्या तात्पर्य है? फंड्स ये अलग अलग फंड्स, जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये पीपीएफ का फंड अलग है, उसके बाद पेंशन का फंड अलग है,
पेंशन का फंड अलग है। तीसरे में जब आएंगे तो इंश्योरेंस का फंड अलग है। तो इस तरीके से अलग अलग है। ये सारे फंड्स हैं, इनकी स्थापना की बात कौन करता है? सेक्शन 15 बताता है कि इनकी स्थापना कैसे की जाएगी और ये चलेंगे कैसे। कुछ संस्थानों को छूट देता है सेक्शन 16। सेक्शन 17 जो है वो छूट की शर्तों को बताता है, यानी कि इनके इसके छूट दिए जाएंगे लेकिन इसके टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो क्या होंगे, नियम एवं शर्तों को बताता है सेक्शन 18। ये निरीक्षकों की नियुक्ति की बात करता है। निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर्स, ये इंस्पेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। सेक्शन 19 जो है वो निधियों का ऑडिट करता है, यानी कि इसकी जो है वो इसका अंकेक्षण किया जाएगा, इसका अंकेक्षण समय समय पर किया जाएगा। सेक्शन 20 ये बताता है सरकारी निरीक्षण, यानी कि गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट क्या है? ये गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑडिटर्स हैं गवर्नमेंट के, वो इस ऑडिट को करेंगे। सेक्शन 21 बताता है प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, यानी कि जब ऑडिट हो जाएगा तो ये रिपोर्ट जो हमारे जैसे सीएजी हैं या स्टेट के अंदर जो इसका ऑफिसेस है वहां पर ये रिपोर्ट जाएगा, और ये जो ऑडिटर होंगे, ये ऑडिटर जो होंगे ये सीएजी के ऑडिटर्स होंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का निरीक्षण है और गवर्नमेंट ये ऑडिट करा रही है। अधिनियम 22 के अंतर्गत, मतलब सेक्शन 22 के अंतर्गत, अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई योजनाएं, इसके अंदर जितने भी स्कीम्स हैं वो सेक्शन 22 है, और इसी को पावर है वो न्यू स्कीम इसके अंदर लॉन्च कर सकती हैं, न्यू स्कीम्स भी लॉन्च किया जा सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ईपीएफओ द्वारा संचालन, सबसे पहले अगर संचालित कौन करने वाली संस्था है, यानी कि ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये ईपीएफओ का पूरा नाम हो गया। यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये जो है ये पीपीएफ का जो ट्रांसफर प्रोसेस है, पैसे का ट्रांसफर है कि आप दूसरे कंपनी में चले जा रहे हैं तो ये आपका अकाउंट ट्रांसफर करेगा, इसके लिए जरूरी है। ऑनलाइन सर्विसेज है, ये जैसे ऑनलाइन सर्विसेज, इसके लिए आप जैसे विड्रॉल है, विड्रॉल ऑनलाइन कर सकते हैं, तो ये सर्विसेज ऑनलाइन दी गई हैं। पेंशन योजनाएं, यानी कि रिटायरमेंट के बाद के जो रिटायरमेंट के पश्चात जो भी पेंशन की योजनाएं हैं, योजना पहले लेंगे, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगा। योगदान, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान 12%। इस स्लाइड में हम संशोधन और बदलाव के बारे में देखेंगे। संशोधन को कहते हैं अमेंडमेंट। अमेंडमेंट किसी भी एक्ट में समय के साथ अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, तो इसमें भी समय के साथ कई संशोधन हुए हैं। डिजिटल सुविधाएं बढ़ी है, डिजिटल, अब आपको पीएफ से संबंधित सारे काम के लिए आपको ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 2020 के बाद कई इसमें बदलाव किए गए हैं। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि ईपीएफ जो है एक सुरक्षा है। ये किसके लिए सुरक्षा? सिक्योरिटी, किसके लिए? एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय जो है उनकी सुरक्षा के लिए, यानी कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, सभी कर्मचारियों के लिए लाभदायक है। ये बेनिफिशियल फॉर ऑल है, बेनिफिशियल फॉर ऑल एम्प्लॉय। ये गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर बैंक के, जो पीएफ या पीपीएफ इस तरीके का चीज है, गवर्नमेंट के हो, बैंक के हो, या फिर आपके प्राइवेट सेक्टर्स के हो, सबको इसका लाभ मिलता है। नियोक्ताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करना, यानी कि जो एम्प्लॉय होगा, एम्प्लॉय होगा, उसके प्रति जो एम्प्लॉयर है वो जवाबदेह होगा। इससे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम कुछ एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू, कुछ एमसीक्यू है जिसे हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और इससे आपको निश्चित तौर पर सहयोग मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये
1952 में, 1952 में ये पास हुआ था। पास्ड बाय, कहाँ से ये पास हुआ था? ये हुआ था पास संसद यानी कि पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारतीय संसद से पारित किया गया था। ईपीएफ अधिनियम मुख्य रूप से किसके लिए लागू होता है? केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए? गलत बात है, क्योंकि ये प्राइवेट में भी लागू होता है। 20 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली संस्था, ये सही है, क्योंकि ये एक केवल निजी कंपनियों के लिए नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट में भी लागू होता है, सभी नागरिकों के लिए। जो कमा ही नहीं रहा है उसका कहाँ से लागू होगा? जो नौकरी में नहीं है, जो ठेला चलाता है, उसके लिए ये सब लागू नहीं होगा। जो कुछ नहीं करता, बेरोजगार, उसके लिए नहीं लागू होगा। उसके लिए क्या होना चाहिए? कर्मचारी होना चाहिए, और कहाँ होना चाहिए? 20 या उससे अधिक जहाँ लोग काम करते हैं वहां पे होना चाहिए। गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। ईपीएफ अधिनियम कुल कितनी योजनाएं संचालित करता है? 3 योजना संचालित करता है। 3 योजना में कौन कौन है? एक तो योजना पीपीएफ स्कीम है, जो इसमें पैसा काटने वाला स्कीम है। दूसरा योजना क्या है? ये पेंशन का योजना है, पेंशन योजना है। तीसरा योजना क्या है? यूनिट, ये लिंक्ड है, लिंक्ड पेंशन स्कीम। नहीं, पेंशन नहीं, इंश्योरेंस है। पेंशन तो पहले हम बता चुके हैं। इंश्योरेंस स्कीम। तो पीएफ है, इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, और इससे जो फंड बनेगा वो एम्प्लॉय को दिया जाएगा। और पेंशन है, इसका सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है, और ये इंश्योरेंस जो है ये लिया जाता है, और ये इंश्योरेंस कंपनी को, जैसे जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियों को इंश्योरेंस के लिए पैसा दिया जाता है, ताकि वे मृत्यु की स्थिति या दुर्घटना की स्थिति में, अपंगता की स्थिति में वो इस पैसे से इंश्योरेंस का कवर कर सकें। सेक्शन 6 जो है किसका वर्णन करता है? दंडात्मक प्रावधान, परिभाषाएं, पुनर्विचार। ये सेक्शन 6 आपको बताता है अंशदान का प्रतिशत, यानी कि कंट्रीब्यूशन ये कैसे कैसे होगा? ये किसका किसका होगा? एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर। इसका जो परसेंटेज होगा ये बताता है सेक्शन 6। ईपीएफ योजना में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान कितना होता है? ये जो यहाँ पर नियोक्ता शब्द है, और यहाँ पर कर्मचारी, नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर, और कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉई। इसका योगदान कितना कितना परसेंट होगा? ये देगा 12%, ये देगा 12%। ये किसका 12%? सैलरी का 12%, सैलरी का 12%। ये 12% दोनों देंगे, और ये बताएगा कौन? कौन सा सेक्शन ये बताएगा कि 12% देना है? ये बताएगा सेक्शन 6 ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि 12%। कौन सी योजना पेंशन से संबंधित है? तो ये ईपीएस जो है ये पेंशन से रिलेटेड है, पेंशन से रिलेटेड है। यहाँ पर सभी योजनाओं को हम देखते हैं। ये जो पीएफ है ये पीएफ से जुड़ा हुआ है। ये लिंक्ड इंश्योरेंस है, लिंक्ड इंश्योरेंस है। ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। सेक्शन 14 किससे संबंधित है? ये दंडात्मक प्रावधान की बात करता है। दंडात्मक प्रावधान में क्या हो सकता है? कारावास, कारावास भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? जुर्माना, यानी कि फाइन। ईडीएलआई योजना क्या है? ये जीवन बीमा से जुड़ा हुआ है, ये लिंक्ड
ऐसे पहले भी हमने कई बार देख चुका है, लिंक्ड इंश्योरेंस है ये इंश्योरेंस का स्कीम है। ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एम्प्लॉय पेंशन फंड ऑफिस नहीं है। एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन फंड ऑफिस ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। एम्प्लॉय प्रोफेशनल फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये भी नहीं है, यानी कि ये सही उत्तर है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ये आज का एमसीक्यू के सीरीज में आखिरी सवाल है। यूएएन का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? पेंशन जमा करने के लिए नहीं, इसमें नहीं किया जाता है। रोजगार कार्ड के लिए बिल्कुल नहीं। टैक्स भुगतान के लिए नहीं। ये सी ऑप्शन सही, कर्मचारियों के पीएफ पहचान के लिए। ये पुराना जो पीएफ होता है उसको नया एम्प्लॉयर के साथ जोड़ने का काम करता है, यानी कि पीएफ को पहचानता है और उस पीएफ खाते को अगले बार अगले पैसे के साथ लिंक करता है और उसे उसी अकाउंट के साथ जोड़ता है। तो ये पीएफ अकाउंट के लिए है, ना कि पेंशन के लिए, ना कि रोजगार कार्ड के लिए, ना ही किसी तरह का कोई टैक्स भुगतान के लिए। तो आप हमारे इस चैनल को नेक्स्ट स्टेप जेपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप किसी भी तरीके से लीगल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि जेपीएससी 14th की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्पेशली अभी आप अगर जेएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल साइंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, कोई और सब्जेक्ट नहीं, पॉलिटिकल साइंस की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट जीरो से स्टार्ट करके आखिरी तक फ्री में आपको यहाँ पर उपलब्ध होगा। बस आप कुछ करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।